गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को ये जीने नहीं देना चाहते। आप अंदाज़ा लगा लो, ये तो चलो आर्थिक सलाहकार है, इनका स्लिप ऑफ टंग था जो ये बोल गए, लेकिन आर्टिकल लिखा। हाँ, लेकिन इन लोगों की जो अंदर की जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं ये है कि देश का जो 85% तबका है, जिसमें ज़्यादातर आबादी है हमारी SC ST OBC माइनॉरिटी की, इन सबको जो मुख्य धारा में आए हैं, और वो हमें मालूम है सब लोगों को संविधान की वजह से मुख्य धारा में आए हैं, तो उन लोगों को मुख्य धारा से हटा के वापस पुरानी गुलामी और दास्ता जो पहले 200-400 साल पहले वाली व्यवस्था थी, उस व्यवस्था की तरफ ले जाना चाह रहे थे। हमारे पूर्वज पहले ही कहते थे साहब कि जो बीजेपी पार्टी है ये पूंजीपतियों की पार्टी है, ये बनियों की, व्यापारियों की पार्टी है, गरीबों के लिए तो इसमें कुछ है ही नहीं। बस ये है कि जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया के भ्रमजाल में 2014 के दौर में फंस गई, अब फंस गई उसको भुगत रही है, रोजगार मिल नहीं रहा, महंगाई आप देख रहे हो बढ़ती जा रही है, अब टमाटर थोड़ा सा कम हो रहा तो प्याज के दाम बढ़ रहे, कुल मिला जुला के गरीबों की जेब लूटने का काम किया जा रहा। शिक्षा वो महंगी कर दी, चिकित्सा वो महंगी कर दी इन्होंने, तो लूट खसोट जो है पूरी तरीके से मची पड़ी है। कोई कुछ बीच में बोल दे तो उसके लिए जो है 50 केस उस पर लग जाते हैं, CBI ED के उस पर छापे पड़ जाते हैं। आप देख लो, एक अनअकैडमी का एक केस भी आया है सामने, उसने क्या बोल दिया कि भाई जब भी प्रधानमंत्री अगली बार चुनो तो पढ़ा लिखा चुनो, तो उस टीचर को ही जो है उस एकेडमी से निकाल दिया गया। और प्रधानमंत्री जी एक तरफ से ये कहते हैं लाल किले के प्राचीर से कि साहब देश में जो है संविधान मजबूत हो रहा, देश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा, ये मेरे 140 करोड़ भाई बहन है, स्वदेशी हैं, परिवारजन है, और वही परिवारजन अगर कोई बात कह देता है तो उस परिवारजन पे ऐसी जो है इनका हमारे जो राजा साहब है इनका प्रकोप ऐसा पड़ता है कि वो बेचारा, उसको तो या तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है या उसकी रोजी रोटी छीन ली जाती है। अब आर्थिक सलाहकार का ये बयान ले लो, इससे पहले मोहन भागवत के भी कई बार इस तरीके के बयान आए, बीजेपी के कई मंत्री इस तरह के बयान दे चुके हैं, बीजेपी के कई नेता इस तरह के बयान दे चुके हैं, और बयान के साथ साथ हरकतें भी देखो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगह आप देखो बीजेपी के नेता दलितों, शोषितों, वंचितों के साथ क्या कर रहे हैं। कोई पेशाब कर रहा है, कोई घसीट के मार रहा है। अभी कुछ दिनों, शायद 2 दिन पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में एक दलित बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया, सिर्फ आपसी उसकी खुन्नस की वजह से, और वो बच्ची रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मम्मी पापा मुझे बचा लो, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि जहाँ जहाँ बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, वहीं वहीं इस तरीके से दलित, शोषित और वंचितों के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है। ये कैसी लोकतंत्र की सरकार है, ये कैसी संविधान वाली सरकार है, ये हमें समझ नहीं आ रही। प्रधानमंत्री जी संसद में जाते हैं तो संविधान को नतमस्तक होकर यार उनके सलाहकार कह रहे हैं कि नया संविधान चाहिए देश को। वही तो हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो कहते हैं कि भाई हेट स्पीच मत दो, प्रधानमंत्री एक तरफ संविधान की बात करते हैं, और ये पीछे के रास्ते से जो इनके आसपास के जो घेरा है जिसमें तमाम IAS लॉबी है, इस IAS लॉबी को खुली छूट इन्होंने दे रखी है। या तो इन्हें खुली छूट मिली है या फिर ये जो लॉबी है वो इनकी सुन नहीं रही है। भाई 2 बातें हो सकती हैं, या तो प्रधानमंत्री के बस में कुछ नहीं है या फिर प्रधानमंत्री जानबूझ के इसको करवा रहे हैं। इसके पीछे एक और लॉजिक है, क्योंकि जो लॉजिक है वो मैं समझा रहा हूँ। लॉजिक ये है इसके पीछे कि लेटरल एंट्री के जरिए सचिव बन रहे हैं, और जितने भी सचिव बन रहे हैं वो RSS के लोग ही बन रहे हैं, और खास विशेष जो है एक विशेष प्रवृत्ति के लोग ही बनाए जा रहे हैं जो दलितों, शोषितों को दबाने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि 73 जो सचिव हैं होम मिनिस्ट्री में, उसमें एक भी OBC का सचिव नहीं है, शायद 1 या 2 दलित हैं, और जो एडिशनल सचिव हैं उन 69 उनमें भी SC ST और OBC का 1 या 2 ही सचिव है। तो अब आप बताओ कि साहब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो किस तरह के संविधान को लागू करने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करो तो वहाँ भी बहुजनों में कोई जज नहीं है। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, तो वहाँ SC ST OBC के तमाम जो प्रोफेसरों के पद हैं वो खाली किए जाते हैं।
और अगर SC ST OBC का कोई मान लो रिटन क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए पहुंचता है तो उसको नॉट फिट कर देते हैं, उसको कह देते हैं साहब ये एलिजिबल नहीं है। अभी स्मृति ईरानी जो है वो फ्लाइंग किस पर बहस करती हुई नजर आती हैं, लेकिन महंगाई पर बात नहीं करती हैं। देखो साहब, हमें तो एक बात ये समझ में आई है कि स्मृति ईरानी जी का जो पूरा अटेंशन है, जो उनका पूरा ध्यान है, वो दो जगह है। एक तो अमेठी में कोई पत्रकार अगर उनके खिलाफ कुछ बोल रहा, रिपोर्टिंग कर रहा, तो उस पत्रकार को नौकरी से निकलवा दो। दूसरा राहुल गांधी। और मैं तो ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कि स्मृति ईरानी जी का मंत्रालय बदल दिया जाए। 3 बार तो उनका मंत्रालय बदल गया, पहले वो HRD मिनिस्टर थी, फिर कपड़ा मंत्री हुई, अब वो महिला बाल विकास मंत्री हो गई। मैं तो कह रहा हूँ जी उन्हें राहुल गांधी नाम का मंत्रालय दे दिया जाए, क्योंकि उनका सुबह से लेके रात तक राहुल गांधी पे शुरू होती है, वहीं ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में और कोई दूसरा काम ही नहीं है। उन्हें ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं दिखाई देता, जो जिसके ऊपर 100 से ज़्यादा केस लगे उनके साथ बैठती हैं ये। इन्हें कुलदीप सेंगर अपनी पार्टी का नहीं दिखाई देता, इन्हें चिन्मयानंद नहीं दिखाई देता, इन्हें अपनी पार्टी के और जो नेता है जो बहन बेटियों पे अभद्र टिप्पणियां करते हैं वो नहीं दिखाई देते। बस इन्हें सिर्फ राहुल जी दिखाई देते हैं, और वो भी हमें पता नहीं कि भाई किस तरीके से उन्हें दिखाई दे रहे। कौन सी फ्लाइंग किस करी राहुल गांधी जी ने, हमें तो वो फ्लाइंग किस दिखी नहीं है। अब वो स्मृति ईरानी जी को जाने कैसे दिख गई, रात में सपने आए या क्या हुआ। कई बार ऐसा होता है, फोबिया भी हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि उन्हें राहुल गांधी फोबिया हो रखा है, और सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे जो है वो राहुल गांधी उनके सपनों में रहते हैं। और हकीकत में भी जो चीज़ें जो है ना, ऐसा होता है एक आदमी का जो माइंड फ्रेम बन जाए तो आदमी के विचार उसी तरीके के हो जाते हैं। अब वो जो है महिला बाल विकास मंत्रालय की वो मंत्री नहीं रही, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि स्मृति जी का जो मंत्रालय है वो बदल के राहुल गांधी मंत्रालय कर दिया जाए। राहुल गांधी को लेकर तो इसलिए भी बोलती है ना, आप देखें कि उन्होंने अपनी काबिलियत से बताया जाता है कि किस तरह से उन्हें हराया था, बीट किया था और अमेठी अपने नाम किया था। अब उन्होंने कैसे किया ये चीज़ तो सर्वविदित है, किस तरीके से भाई वोटों की चोरी हुई, किस तरीके से EVM में घपलेबाजी हुई, वो तो चीज़ें सर्वविदित हैं। और आगे भी चुनावों में किस तरीके से काम हुआ, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ वहाँ भी वोटों के घपले की गई, EVM में छेड़छाड़ की गई, शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया गया। अब इस बार देखेंगे 2024 का जब चुनाव होगा तो स्मृति ईरानी जी का क्या हाल होना है। भाई जनता है, जनता का जो मैं मानता हूँ, जनता जो फैसला लेती है वही आखिरी फैसला होता है। हो सकता है कि स्मृति ईरानी जी के झूठ में जनता फंस गई हो। मैं ये गारंटी से नहीं कह रहा कि स्मृति ईरानी जी जो है वो ईमानदारी से जीती या बेईमानी से जीती। हो सकता है जनता उनके मोहजाल में फंस गई हो। अब 5 साल में जनता ने इनको भी देख लिया, और पहले राहुल जी वहाँ रहे हैं सांसद, तो अब वो एक कंपैरिजन हो गया कि भाई कौन ज़्यादा बेहतर है। और अब वहाँ की जनता से अगर आप बात करें तो जनता साफ तौर पे कह रही है कि हमें ऐसे झूठे फरेबी नेता नहीं चाहिए। ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये लोग सिर्फ गांधी परिवार और कांग्रेस को गाली देना जानते हैं। और पूरी बीजेपी के जो नेता है, चाहे बीजेपी का IT सेल हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, इनके पास और कोई दूसरा काम ही नहीं है। फ्लाइंग किस करते रहो और कोई कुछ कहे ना। नहीं भाई, अगर हम तो ये कह रहे हैं कि साहब अगर फ्लाइंग केस हुई है तो आप केस कीजिए। किस बिना पे केस करेंगे? फ्लाइंग केस करना कोई अपराध थोड़ा ही है। इस तरीके से तो तमाम वीडियो जो है हेमंत विश्व शर्मा के भी वायरल हो चुके हैं, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनके भी वीडियो इस तरीके के वायरल हुए हैं। भाई हम लोग प्यार मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, तो इसमें तो मैं कोई गुरेज समझता ही नहीं हूँ। कोई उन्हें इंटेंशनली अगर कुछ किया है तो आप केस कीजिए, न्यायालय है, स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। एक्टिविटी करना नहीं, अगर एक्टिविटी की है, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर एक्टिविटी की है, मेरी जानकारी में नहीं है वो एक्टिविटी कि वो हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि उस एक्टिविटी का या जो घटना वो स्मृति जी बता रही हैं उसका कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। और अगर कोई प्रूफ है तो आप केस कीजिए। अगर उनको लगता है तो न्यायालय डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि उन्होंने गलत किया है या सही किया है। भाई पहले तो ये राहुल गांधी के पीछे पड़े रहे कि राहुल गांधी जी के इनके सदस्यता रद्द करवा दी, बंगला खाली करवा दिया। अब राहुल जी का जब सुप्रीम कोर्ट से इनको बरी कर दिए गए, राहुल जी बंगला भी वापस मिल गया, संसद में भी पहुंच गए, तो अब ये प्रियंका गांधी जी के पीछे पड़ गए। 41 केस प्रियंका गांधी जी के ऊपर ठोक दिए
है इन्होंने मध्य प्रदेश में, तो इनका जो पूरा अटेंशन है वो गांधी परिवार ही है। ये गांधी परिवार के पीछे ही पड़े हुए। लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ कि गांधी परिवार की जो विरासत है वो सदियों की विरासत है। जनता इन चीज़ों को देख रही है अच्छे से कि आप किस तरीके से इंटेंशनली एक परिवार को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता जो है सब चीज़ें देख रही है बढ़िया से, और जनता इनको बढ़िया जवाब देगी। एक आखिरी सवाल, महिला बाल विकास मंत्री हैं, अगर वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी तो महिलाओं के लिए, बाकी महिलाओं भाई एक बात बताओ, अगर वो महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री थी तो मणिपुर उन्हें दिखाई क्यों नहीं दिया? उन्हें नू मेवात में जो महिलाओं के साथ कांड हो रहे वो क्यों नहीं दिखाई दिए? उन्हें महिला पहलवानों का जो शोषण हो रहा था वो क्यों नहीं दिखाई दिया? आए दिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वह महिलाओं के साथ बलात्कार हो रही, उनकी हत्याएं हो रही, तो उन्हें वो चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती हैं? उन्हें सिर्फ राहुल गांधी जी ही क्यों दिखाई देते? मैं तो उनसे एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा जो है उनका कौन सा उन्होंने चश्मा लगा रखा है? क्या उन्होंने अमित शाह वाला दूरबीन बना रखा है कि सिर्फ जो है विपक्षियों के नेताओं में उन्हें कमियां दिखती हैं, अपनी पार्टी के जो नेता है उनमें कोई कमी और खामी नहीं दिखती है? अपनी पार्टी के जो नेता हैं वो सारे के सारे इन्हें पाक साफ नज़र आते हैं।